तो महिला आरक्षण बिल, क्या यह वाकई एक ऐतिहासिक जीत है या फिर एक बहुत बड़ा राजनीतिक धोखा? सोशल मीडिया पर ना तरह तरह के दावे चल रहे हैं, तो आज इन्हीं वायरल दावों और जो असलियत है, जो संवैधानिक सच है, उसके बीच का जो एक कन्फ्यूज़न है ना, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि एक जादूगर का सबसे बड़ा हथियार आखिर होता क्या है? कोई जादू छड़ी या मंत्र नहीं, उसका सबसे बड़ा हथियार होता है ध्यान। वह बड़े करीने से दर्शकों का सारा ध्यान अपने एक हाथ की तरफ खींच लेता है, जहाँ कुछ चमकदार सा हो रहा होता है, और ठीक उसी वक्त जब सबका ध्यान उस चमक पर है, वह अपने दूसरे हाथ से असली जादू कर जाता है। पता है, आज कल की राजनीतिक कमेंट्री भी ना, खासकर जो वायरल वीडियोज़ हम सब देखते हैं, वह बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे काम करती है। आपको एक छोटा सा चमकीला हिस्सा दिखा दिया जाएगा और उसके पीछे का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, जो पूरी कहानी है, वह गायब कर दी जाएगी। तो चलिए इसी जादूगर की चाल को समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े दावे से। दावा यह है कि 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, उसका श्रेय तो ले लिया गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन को जानबूझकर रोक दिया गया। कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर 2023 में इस बिल को पास करना इतना आसान था, मतलब लगभग सभी सांसदों ने इसके फेवर में वोट कर दिया, तो फिर यह पिछले 27 सालों में अटका क्यों था? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि सब अचानक से एकमत हो गए? इसका जवाब छिपा है भारत की राजनीति के एक बहुत बड़े सच में। अगर हम इसकी पूरी टाइमलाइन को देखें तो समझ आता है कि यह नाकामी किसी एक पार्टी की थी ही नहीं। यह भारत की गठबंधन राजनीति, जिसे हम कोएलिशन पॉलिटिक्स कहते हैं, उसकी एक कह सकते हैं कि एक सिस्टम की ही विफलता थी। चलिए इस सफ़र को थोड़ा करीब से देखते हैं। कहानी शुरू होती है 1996 से। एच.डी. देवगौड़ा जी की माइनॉरिटी सरकार ने पहली बार पेश किया, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को लगा कि उनका वोट बैंक कम हो जाएगा और इतना दबाव बना कि सरकार ही गिर गई। फिर 1998 से 2003 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी जी की गठबंधन सरकार ने कई बार कोशिश की, पर हर बार उनके ही साथी दल कोटा के भीतर कोटा की मांग पर अड़ जाते और बिल रुक जाता। फिर 2010 में मनमोहन सिंह जी ने सरकार की एक बड़ी कामयाबी हासिल की, इसे राज्यसभा में पास करा लिया, पर लोकसभा में क्या हुआ? सपा, राजद, बसपा जैसे उनके ही प्रमुख साथियों ने सरकार गिराने तक की धमकी दे दी। और साल 2023 में यह इसलिए पास हो सका क्योंकि 27 साल में पहली बार किसी एक पार्टी की इतनी बड़ी मेजोरिटी थी कि उसे गठबंधन की मजबूरियों के आगे झुकना नहीं पड़ा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े दावे पर, जिसने सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा किया है। वह है परिसीमन का मुद्दा। बिल में लिखा है कि यह आरक्षण अगली जनगणना यानी सेंसस और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा। वायरल दावों में एक छिपा हुआ एजेंडा बताया जा रहा है, पर आखिर यह परिसीमन है क्या? देखिए, इसका बहुत सा सीधा सा मतलब है, समय के साथ आबादी बदलती है तो चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को भी आबादी के हिसाब से फिर से तय करना पड़ता है। क्यों? ताकि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत बना रहे, मतलब हर वोट की कीमत लगभग बराबर हो। तो यह किसी सरकार का कोई नया टूल नहीं, यह एक संवैधानिक ज़रूरत है। इस पूरे मसले की जड़ को समझने के लिए बस इन दो राज्यों को देखिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश, जहां आबादी 24 करोड़ है, और दूसरी तरफ तमिलनाडु, जहां की आबादी 7 करोड़ पर स्थिर हो चुकी है। अब आप खुद सोचिए यह कितना बड़ा डेमोग्राफिक गैप है। इसे कॉर्पोरेट एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में 2 डिपार्टमेंट है, एक ने बहुत मेहनत करके अपने खर्च कम किए, एफिशिएंट बना, दूसरे ने बस लोगों की भर्ती पर ध्यान दिया। अब जब बोर्ड रूम में मीटिंग की बारी आएगी तो जिस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया उसकी आवाज़ तो कम हो जाएगी ना। बस यही डर दक्षिण भारत के राज्यों का है। उन्होंने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया, अपनी आबादी कंट्रोल की, और अब उन्हें डर है कि उनकी राजनीतिक शक्ति कम हो जाएगी। यही वजह है कि दशकों पहले परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया था। तो देखिए, जिसे एक सोची समझी साजिश बताया जा रहा है, वह असल में एक संवैधानिक मजबूरी है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 1 वोटर और तमिलनाडु के 1 वोटर की राजनीतिक शक्ति में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना इस संतुलन को फिर से साधने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि तीसरे और शायद सबसे संवेदनशील दावों की। यह दावा सीधे महिला सुरक्षा से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि 2014 के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी उछाल आया है। इसके सबूत के तौर पर एक NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा दिखाया जा रहा है। और डेटा तो कभी झूठ नहीं बोलता है ना। पर एक बात है, बिना
कॉन्टेक्स्ट के डेटा पूरी तरह भ्रामक कहानी कर सकता है। जैसा कि यह चार्ट में दिख रहा है, 2014 में महिलाओं के खिलाफ लगभग 3,37,000 मामले दर्ज हुए और 2022 तक यह आंकड़ा बढ़कर 4,45,000 से भी ज़्यादा हो गया। पहली नज़र में देखें तो यह वाकई बहुत बड़ी और डराने वाली बढ़ोतरी है, पर सवाल यही है कि क्या रिपोर्टेड केस बढ़ने का मतलब यह है कि असल में क्राइम भी बढ़ गया है या फिर कहानी कुछ और ही है। इस सवाल का जवाब 2013 के बाद हुए बहुत बड़े बदलाव में छिपा हुआ। देखिए, पहले तो आपराधिक कानून में संशोधन हुआ जिससे अपराध की एक परिभाषा का दायरा बढ़ा। फिर देश भर में 733 वन स्टॉप सेंटर खोले गए जहां एक ही छत के नीचे पुलिस, मेडिकल और कानूनी मदद मिलने लगी। 112 हेल्पलाइन और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। इन सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि सिस्टम पर महिलाओं का भरोसा बढ़ा और जिन मामलों के पहले कभी रिपोर्ट ही नहीं होती थी वह अब दर्ज होने लगी। और सिर्फ यही नहीं, एक और आंकड़ा इस बात को पुख्ता करता है। 2022 में बलात्कार के मामलों में कन्विक्शन रेट यानी सज़ा मिलने की दर 27.4% थी। यह पिछले आंकड़ों से काफ़ी बेहतर है। इसका मतलब है कि रिपोर्टिंग तो बढ़ी है, साथ ही न्याय दिलाने में सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस भी पहले से बेहतर हुई है। तो इन सारे दावों और तथ्यों को समझने के बाद चलिए वापस महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मूल सवाल पर लौटते हैं और देखते हैं कि इस कानून का भविष्य आखिर है क्या। अंतर साफ साफ दिखाते हैं कि बिना आरक्षण के जो नेचुरल ग्रोथ है वह बहुत बहुत धीमी है। देखिए, 2024 में भी लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 13.6% पर अटकी हुई है। शायद यह आंकड़ा ही इस आरक्षण की ज़रूरत का सबसे बड़ा सबूत है। और जब हम दुनिया में अपनी तुलना करते हैं तो यह तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ रवांडा है जहाँ संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 61% है, दक्षिण अफ्रीका में यह करीब 46% है और उनके सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सिर्फ 14% का होना यह एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ निराशाजनक है, एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण भी है। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 33 से 50% तक की महिला का आरक्षण बहुत कामयाब रहा है। इससे ज़मीनी स्तर पर महिला नेताओं की एक पूरी फौज तैयार हो रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि राष्ट्रीय राजनीति तक आते आते यह इतना संकरा हो जाता है कि कुछ गिनी चुनी महिलाएं ही उस टेबल पर तक पहुंच पाती है और जहां देश की नीतियां बनती है। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि इस कानून का पूरा भविष्य 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन पर टिका है। पर सोचिए, अगर किसी वजह से जनगणना या परिसीमन में देरी होती है तो क्या होगा? क्या महिला आरक्षण का यह ऐतिहासिक कानून अगले सालों, शायद दशकों तक सिर्फ इंतजार बनकर रह जाएगा या एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य ही देगा। तो फिर आपका इसमें क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ज़रूर कमेंट में बताइए।